वेलकम टू देव की सिविल एकेडमी। देव की सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज से यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर के जितने भी यूके SSSC द्वारा कराए गए पेपर हैं उनका हम यहाँ पे MCQs का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है जी। तो इसी क्रम में आज हम जो बात करके चलेंगे वो हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा होगा, वो है 7 दिसंबर 2014 का। ठीक है जी। यानी 7 दिसंबर 2014 को एक एग्जाम कराया था यूके SSSC ने। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 7 दिसंबर 2014 की। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एक एग्जाम करा के रखा था वीडियो का। ठीक है, वीडियो का। ठीक है, तो हम बात करके चलेंगे। तो ये जो पेपर था इसकी हम चर्चा करके चलेंगे, साथ ही साथ हम ये देख के चलेंगे कि आज से 6-7 साल जो पहले का पेपर था और आज के पेपर में कितना यहाँ पे डिफरेंसेस है, किस किस तरीके के क्वेश्चन उस समय पूछे जाया करते थे और किस तरीके के क्वेश्चन आज हमसे पूछे जाया करते हैं। ठीक है जी। तो इन्हीं सब बातों की हम चर्चा करके चलेंगे। तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उनमें से कारक के सही भेद को पहचानिए। ठीक है जी। आपने यहाँ पे वाक्य को पढ़ना है और इसमें से आपने बताना है कि इसमें वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो भैया आपके सामने वाक्य ये है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। ठीक है, तो ये आपको एक यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है और इसके ऑप्शन में आप देखेंगे तो पहला इसमें अधिकरण कारक है, दूसरा इसमें संबंध कारक है, तीसरा संबोधन कारक है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक। ठीक है, अच्छा बात करके चलते हैं। देखिए समझ के चलिएगा, मैं यहाँ पे जो हमें वाक्य दे रखा है वो दे रखा है हे प्रभु। ठीक है, इस तरीके से लिखा और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है जिसे हम यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिस भी वाक्य में आपने अगर कारक पढ़े होंगे तो हम जानते हैं अगर किसी भी वाक्य में ये वाला चिन्ह अगर होता है जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर हिंदी में हम इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, तो यहाँ पे इस वाक्य में हम इसे क्या बोलते हैं, संबोधन कारक। ठीक है, तो ये जो चिन्ह होता है ये किस चीज का होता है, संबोधन कारक। ठीक है, तो संबोधन कारक में हे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, भो हो जाएगा। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं ये हमारे पास संबंध कारक के होते हैं। ठीक है, सॉरी संबोधन कारक के। ठीक है जी। अच्छा, इसमें पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन जो है वो है अधिकरण। तो अधिकरण कारक कहाँ पे होता है फिर? अब बात आती है जो हमारे पास अधिकरण कारक है। ठीक है, जो हमारे पास अधिकरण कारक है, इसके चिन्ह की मैं बात करूं विभक्ति चिन्ह की, तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है मैं या फिर पर। ठीक है, अब जिस तरीके से अगर यहाँ पे वाक्य होता कि भैया जो हमारे पास अगर वाक्य इस तरीके से होता कि टेबल में पुस्तक रखी है या फिर टेबल पर गिलास रखा हुआ है, तो इस तरीके से अगर वाक्य होता तो हम कहते हैं वहां पे कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। ठीक है जी, वहां पे कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं जो अगला हमारे पास है संबंध कारक। संबंध कारक की मैं बात करूं तो संबंध कारक में जहां पे का आता है, के आता है, के आता है। ठीक है, का, के, की या फिर रा, रे, री। अगर मैं बात करूं जैसे वाक्य की, तो जैसे मैं ये कहूं कि भैया ये पुस्तक मेरी है, तो यहां पे आप कह देंगे कि यहां पे कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। क्यों? क्योंकि पुस्तक का जो संबंध है वो मुझसे है। मैं फिर ये कहूं ये पुस्तक आपकी है, तो या फिर ये जो पुस्तक है वो किसकी है, आपकी है। अगर मैं ये कह दूं आपकी है तो ये पुस्तक का जो संबंध है फिर वो आपसे हो रहा है। ठीक है, आपकी। तो यहां पे संबंध अगर दर्शाया जाता है तो हम कह देते हैं भैया ये कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चला होगा यहां पे कि कारक की पहचान करनी थी। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, इसमें भी आपको कारक की पहचानना है और वाक्य हमारे पास है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है जी। अब देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते, तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है अपादान कारक, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है यहाँ पे कर्ता। अब देखिए समझ के चलिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो अपादान जो कारक है, ठीक है, अपादान जो हमारे पास कारक है ये होता है अलगाव के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, अलगाव यानी अलग होने के। अब देखिए ये हमारे पास पेड़ है, ठीक है, इस तरीके से पेड़ है, अगर इसमें से पत्ते गिर रहे हैं भैया, गिर के पेड़ से क्या हो गए, वो अलग हो गए, वो जमीन पे आ गए। देखिए जहां पे चीजें अलग हो जाएंगी, जहां पे चीजें क्या हो जाएंगी,
अलग हो जाएंगी, एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, तो वहां पे कौन सा कारक होता है हमारे पास, वहां पे हमारे पास कारक होता है कौन सा, अपादान कारक। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अपादान कारक कहां पे होता है। ठीक है, तो अपादान कारक होता है कहां पे, जहां से चीजें अलग होने के दृश्य में। जैसे मैं ये कहूं कि भैया पर्वतों से नदी निकलती है या फिर पर्वतों से गंगा निकलती है, तो भैया यहां पे पर्वतों से जो गंगा नदी है वो क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो यहां पे कौन सा कारक होगा, यहां पर भी अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, आपको कारक पता होंगे भैया, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह के अधिकरण में पर समा, ये तो सारे कारक आपको पता होंगे, 6-7 हमारे पास कारक होते हैं, ये कारक आपने यहां पे पढ़े हुए होंगे। ठीक है, तो यहां पे जो भैया यहां पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हो जाएगा कौन सा, अपादान कारक। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि भैया प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, जो हमारे पास प्रतिकूल शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग क्या होता है, पहले बात करके चलते हैं उपसर्ग की। ठीक है, जो हमारे पास उपसर्ग होता है भैया, ये क्या होता है, जो शब्दों के आगे हुए लगा होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो शब्दों के आगे लगकर शब्दों के अर्थ को चेंज कर देता है, शब्दों के अर्थ को बदल देता है, हम उसे कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, अगर यही उपसर्ग अगर पीछे लग जाए, शब्दों के बाद लग जाए, तो हम इसको फिर उपसर्ग ना कह के फिर हम इसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे उपसर्ग पूछ रहा है किस वाक्य में, प्रतिकूल शब्द में। ठीक है, ध्यान से समझ के चलिएगा, हमारे पास यहां पे एक शब्द हमको दे रखा है, इसने कौन सा, प्रतिकूल। ठीक है, हमें एक शब्द इसने दे रखा है प्रतिकूल। अब देखिए प्रतिकूल का अगर मैं देखिए उपसर्ग पहचानने के लिए आपको यहां पे थोड़ा सा संधि विच्छेद का ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप जानते हैं किस तरीके से संधि विच्छेद किया जाता है, क्या क्या शर्तें संधि विच्छेद की होती है, तो आप उपसर्ग आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए यहां पे प्रतिकूल हमारे पास शब्द है, प्रतिकूल की मैं बात करूं तो प्रतिकूल जो हमारे पास शब्द है यहां पे देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका मैं यहां पे संधि विच्छेद कर रहा हूं। पहला इसमें हमारे पास शब्द है प्रति और दूसरा शब्द है इसमें कूल। ठीक है, पहला शब्द हमारे पास प्रति और दूसरा शब्द है कौन सा, कूल। अब समझ के चलिएगा, देखा अब यहां पे जो पहला देखिए मूल शब्द क्या है इसमें, कूल, और देखिए यहां पे जो प्रत्यय मैंने कहा शब्दों के पहले जो लगते हैं और शब्द के पहले क्या लगा हुआ है, यहां पे प्रति लगा हुआ है, तो इस तरीके से जो प्रति हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्र तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता और परि यहां पे भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, यहां पे परि भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और जो इस पे आधारित जो प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ पे हमको देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2014 के, ठीक है ना, 2014 के। तो यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन का नेचर, और आज के समय में हम बात करें तो यहाँ पे आज के समय पे काफी ज्यादा बदलाव पैटर्न हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, पहले थोड़ा सा पैराग्राफ क्या है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ पैराग्राफ, भारत एक विशाल देश है, वर्षों की पराधीनता के बाद इसे स्वाधीनता प्राप्त हुई, फिर यह गणतंत्र बना, इनकी ठीक है इसकी उन्नति के लिए भारत के युवकों ने अपना तन मन और धन लगाना होगा। भारत के लोगों को विश्व की विदूषित भावनाओं से अलग रहकर प्रेम, एकता और बंधुत्व की भावना को सबल बनाना होगा। ठीक है, इस तरीके से एक छोटा सा पैराग्राफ हमारे सामने यहाँ पे रखा हुआ है और इसमें कुछ प्रश्न है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन बढ़ते हैं कि पैराग्राफ से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने भैया, इसमें विशाल निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत एक विशाल देश है, इस वाक्य में पूछ रहा है कि भैया इसमें जो शब्द विशाल है, ठीक है, जो शब्द इसमें विशाल है वो क्या है। ठीक है, बात कर रहा है यहाँ पे विशाल की। अब देखिए पहले तो भैया आपको यहाँ पे मतलब पता होना चाहिए विशाल का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं विशाल का मतलब क्या होता है, बड़ा, भयानक, बहुत शक्तिशाली, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला संज्ञा है, दूसरा हमारे पास सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। अब देखिए संज्ञा क्या होता है, मैंने अच्छे से बता के चला हूं मैं संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हो, उसमें मैंने सारे डाउट आपके क्लियर यहाँ पे किए हुए थे। ठीक है, अब देखिए संज्ञा तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि संज्ञा होता है किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, या फिर मैं यूं कहूं किसी भी जगह का नाम, या फिर किसी भी चीज का नाम जो होता है वो संज्ञा होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन इसमें भैया सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं भैया सर्वनाम है। लेकिन जो तीसरा हमारे पास विशेषण है, अब देखिए विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो विशाल जो शब्द है विशेषता
विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है कि बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, बहुत भयंकर है। तो इस तरीके से जो विशाल जो शब्द हमारे पास होगा ये कौन सा होगा भैया, ये होगा विशेषण शब्द। ठीक है, तो चौथे का सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, विशाल एक विशेषण शब्द है। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवें क्वेश्चन में कहता है यह निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, यह निम्नलिखित में यह जो शब्द है ये क्या है, यह जो शब्द है ये क्या है। अब एक चीज समझ के चलिएगा, देखिए यहां पे हमारे पास क्या, देखिए पहले बात करके चलते, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जब मैंने सर्वनाम आपको पढ़ाया, मैंने कहा था संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए यहां पे जैसे मैं कह दूं, मैंने कहा यह पेन मेरी है। ठीक है, मैंने कह दिया यह पेन मेरी है, तो भैया इसमें यह क्या है, यह क्या है, देखिए यह क्या है, इसमें यह हमारे पास सर्वनाम है। क्यों, क्योंकि यह जो प्रयोग हो रहा है वह संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सर्वनाम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है क्या, कि भैया युवको निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, युवको निम्नलिखित में से क्या है, देखिए संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया। ठीक है, अब देखिए संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा मैंने कहा था किसी भी वस्तु, विषय अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो भैया जो युवको जो है किसी एक समूह का यहाँ पे क्या करा रहा है, हमें समूह का एक बोध करा रहा है, तो समूह की हमें बता रहा है, तो इसको सुन के हमें एक समूह की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं भैया युवको क्या है, एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, सर्वनाम बिल्कुल भी नहीं हो सकता, विशेषण यहाँ पे विशेषता बता नहीं रहा है तो विशेषण नहीं हो सकता, और क्रिया तो भैया जब किसी भी वाक्य में किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, क्रिया होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का ए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन में हमसे कहता है सबल बनाना होगा निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, एक वाक्य में देखा कि सबल बनाना, इसमें सबल बनाना होगा। देखिए यहां पे बात कर रहा भैया सबल बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए सबल बनाना होगा मतलब क्या है, मतलब सबल बनाना, सबल का मतलब आपको पता होना चाहिए। सबल का मतलब यहां पे एक विशाल से ही है। ठीक है, सबल का मतलब भी कठोर से है, विशाल से है, एक बहुत बड़ा, मतलब इस तरीके से यहां पे बनाना होगा। तो इसका मतलब क्या है, बनाना होगा, यहां पे कार्य का होना पाया जा रहा है, क्रिया का होना पाया जा रहा है। और जब भी मैंने आपसे कहा था किसी भी वाक्य में क्रिया का होना या फिर करना पाया जाए तो वहां पे कौन सा हमारे पास क्या होता है, क्रिया होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें यहां पे सबल बनाना होगा का मतलब क्या है, इसका मतलब क्रिया से है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है निम्न कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, कुछ 4 ऑप्शन हमको यहां पे दिए हुए और पूछ रहा है कि निम्न में से कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कमल के पर्यायवाची आपको बहुत सारे पते होंगे। ठीक है, जलज, पंकज, नीरज, यहाँ पे अरविंद, ये सभी हमारे पास कमल के जो पर्यायवाची होता है। तो देख के चलते, देखिए दिनकर हमारे पास, सॉरी जो नलिन है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, बिल्कुल होता है। दूसरा हमारे पास रसाल है, रसाल भी हमारे पास यहाँ पे कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। तीसरा आपके स्क्रीन पे यहाँ पे उत्पल है, और चौथा राजीव। देखिए राजीव भी हमारे पास कमल का ही पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कमल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्पल जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता भैया सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। देखिए सूर्य का हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं भैया, सूर्य का क्या होता है, भानु, दिनकर। ठीक है, तो ये रवि, आदित्य, ये सभी क्या होते हैं हमारे पास सूर्य के जो है पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो भैया दिनकर भी इसमें जो हमारे पास सूर्य का पर्यायवाची है, रवि भी पर्यायवाची है, आदित्य भी पर्यायवाची है, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करके चलता भैया पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ठीक है, तो पर्यायवाची देखिए शब्दों का वर्गीकरण जब मैंने पढ़ा रखा था तो मैंने आपके सारे डाउट वहां पे क्लियर किए हुए थे। मैंने बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं भैया, रचना के आधार पर कितने, वहां पे मैंने बताया था कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ठीक है, पर्यायवाची का शब्द होता है कि भैया जिनका अर्थ एक ही हो। ठीक है, शब्द तो अलग अलग होंगे लेकिन उनका अर्थ क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, जैसे यहां पे बात करें जो हमारे पास
सूर्य की जैसे बात की जा रही है, सूर्य को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रवि भी बोलते हैं, भानु भी बोलते हैं, शब्द तो अलग अलग है लेकिन उनका जो अर्थ है वो सूर्य से ही है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हे का विपरीत शब्द होगा। ठीक है, हे का विपरीत शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें है ग्राम्य, ऑप्शन बी है हार, ऑप्शन नंबर सी है ग्राम्य और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारे पास है, इसमें कौन सा, ग्राह्य। ठीक है, ग्राह्य। तो हमारे पास जो ग्राह्य जो इसमें शब्द है ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो जाएगा, हे का जो करेक्ट विलोम है वो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहता है ओजस्वी का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, ओजस्वी का विलोम शब्द, ये ओजस्वी का मतलब क्या होता है आपको देखिए, विलोम शब्द पता करने के लिए तो विलोम होता है, विलोम का मतलब विपरीत से होता है, उल्टा का होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं सुबह, सुबह का विलोम क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा। इस तरीके से मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि भैया ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए ओजस्वी का आपको पता होना चाहिए पहले कि भैया ओजस्वी का मतलब क्या होता है। देखिए ओजस्वी का मतलब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा मतलब ओजस्वी का मतलब एक शक्ति से यहाँ पे होता है। ठीक है, ओजस्वी का मतलब क्या होता है, एक विशाल से हम कह सकते हैं या फिर एक ऐसा हम कह सकते हैं, ओजस्वी का मतलब कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा ओजस्वी है, मतलब बहुत ज्यादा चमत्कारी टाइप के हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ओजस्वी का जो यहाँ पे विलोम जो शब्द होगा वो होगा निस्तेज। कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा निस्तेज। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, कहता है कि कपीस में कौन सी संधि है। ठीक है, देखिए कपीस का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, कपीस का मतलब बंदर से है। यहाँ पे आप पूछ रहे हैं भैया कपीस में कौन सा जो है संधि है। ठीक है, देखिए कपीस की मैं बात करूं, यहाँ पे कपीस की मैं बात करूं, देखिए कपीस जो शब्द है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के चलता हूं। देखिए जो हमारे पास कपीस जो शब्द है, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कपीस हमारे पास शब्द है इस तरीके से लिखा हुआ है। जो कपीस है देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला इसमें जो शब्द है वो है कपि और दूसरा जो शब्द है वो है ईश। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, हम जानते हैं भैया यहाँ पे जो संधि होती है वो किस किस का मेल होती है, वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। ठीक है, जबकि शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। तो देखिए वर्णों के मेल की हम बात करेंगे, यहाँ पे कौन सा वर्ण है, देखिए कपि, पी में यहाँ पे ई हमको दिखाई दे रहा है, छोटा ई, और यहाँ पे हमें बड़ा ई दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो छोटा ई प्लस बड़ा ई हम जानते हैं मिलके बड़ा ई हो जाता है, और ये नियम कहलाता है कौन सी संधि का, ये नियम कहलाता है कौन सा, दीर्घ संधि का। ठीक हो गया, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 12वें का हमारे पास सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दीर्घ संधि का। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है क्या मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, 13वां योग जो हमारे पास है वो कहता है कि मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए इसके लिए आपको संधि पता होनी चाहिए। हम जानते हैं हमारे पास 5 प्रकार की संधि होती है। ठीक है, वैसे तो मुख्य रूप से 3 होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, लेकिन जो हमारे पास स्वर संधि है वो हमारे पास कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला दीर्घ संधि होता है। ठीक है, कौन कौन से लिख के चलता हूं, मैंने कहा था संधि मुख्य देखिए बता के चलता हूं। संधि हमारे पास मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, पहला स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है, तीसरा हमारे पास विसर्ग संधि होता है। ठीक है, अब समझ के चलना, तो स्वर संधि मैंने कहा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से 5 प्रकार होता है, पहला मैंने कहा दीर्घ संधि, ठीक है, दूसरा हमारे पास गुण संधि, फिर हमारे पास अयादि संधि, फिर हमारे पास वृद्धि संधि, फिर हमारे पास यहाँ पे कौन सी यण संधि हमारे पास बच जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो हमारे पास संधि के प्रकार होते हैं, स्वर संधि हमारे पास 5 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन में कि मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए बड़ा आसान सा है, देखिए स्वर संधि तो इसमें होगी नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे विसर्ग संधि हमारे पास होगी। तो विसर्ग संधि होगी किस तरीके से होगी, कुछ नियम इसके रहते हैं, जब हमारा संधि का जो लेक्चर चलेगा उस वक्त मैं आपको यहाँ पे बता के चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास पहला है मनोधन योग, दूसरा है मनोधन योग, तीसरा मनोधन आयोग और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारे पास 13वां जो ऑप्शन है मनोयोग, तो अगर इसका संधि विच्छेद जब हम करके चलेंगे तो भैया इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मनोधन योग। यानी जो हमारे पास मनोयोग जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करने के बाद क्या हो जाएगा, ये मनोधन योग, इसका क्या हो जाएगा, सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझ के चलते हैं, देखिए 14वां क्वेश्चन। देखिए पहले के पेपर पे क्या हुआ करता था कि काफी ज्यादा जो रस हैं, छंद हैं, अलंकार हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाया करते थे। ठीक है, आजकल के समय में जो अभी का जो पैटर्न उसमें थोड़ा कम हो चले हैं चीजें, लेकिन पहले जो है अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसी पे आधारित हमारे पास 14वां क्वेश्चन है कि लाली मेरे लाल की जित देखे तिल लाल,
लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो इस जो वाक्य इसमें दिया हुआ है, जो दोहा टाइप का हमें दिया हुआ है यहाँ पे, इस पर हमें देख के ही पता चल रहा है कि भैया इसमें जो लाल जो शब्द है और जो हमारे पास कौन सा लाली जो शब्द है, ठीक है, दो शब्दों की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, पहला लाल और दूसरा लाली। इन दो शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार हमें देखने के लिए मिल रही है, मिल नहीं है। पहले वाक्य में आप देखिए, पहली लाइन में देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। देखिए लाली लाल बार बार यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा होता है, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, जब भी ऐसा होता है कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है भैया, वहां पे हो जाता है हमारे पास अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो चले हैं 14 क्वेश्चन। ठीक है, अब देख के चलते भैया अगला 15वें क्वेश्चन की तरफ कि 15वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। ठीक है, बात करके चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे 15वां जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ गया होगा। तो भैया 15वां क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, देखिए 15वां क्वेश्चन हमसे कहता है, या अनुरागी चित्त की गति समझू नहीं कोई। ठीक है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, यानी इसमें कौन सा अलंकार है। फिर से यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि बताना है इस जो वाक्य हमें दिया हुआ है इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, अब समझ के चलते, देखिए जो हमारे पास इसमें अलंकार है, देखिए पहले हम बात करके चलते हैं। देखिए या अनुरागी चित्त की गति समझू नहीं कोई, देखिए इसमें उपमा की जा रही है। क्या की जा रही है, उपमा की जा रही है। तो जिन भी वाक्य को पढ़ के, जिन भी शब्द को, यानी जिन भी वाक्य को पढ़ के या दोहे को पढ़ के आपको समझ में आता है कि भैया यहाँ पे उपमा की जा रही है, उपमा का मतलब यहाँ पे कंपैरिजन से। ठीक है, उपमा का मतलब यहाँ पे किससे, कंपैरिजन से है, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, उपमा बोल देते हैं अलंकारों की भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उपमा जब भी की जाती है तो वहां पे कौन सा अलंकार हमारे सामने होता है, उपमा अलंकार होता है। तो यानी 15वें का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, 16 क्वेश्चन हमसे कहता है, निम्नलिखित में कौन सा रस है। ठीक है, रस की यहाँ पे बात की जा रही है, निम्नलिखित में से कौन सा रस है। तो पढ़ के चलते हैं, क्या है हमारे पास, हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है। ठीक है, दो लाइन हमें यहाँ पे दे रखी है और पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है, अब एक चीज समझ के चलना, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास वाक्य को पढ़ के हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पे करुणा की बात की जा रही है, किसकी, करुणा की। ठीक है, करुणा का मतलब दया से है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, यह भूमि बहुत सेज कठोर है। यानी ये तुम्हारे उठ क्यों नहीं रहे हो, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम भैया क्यों इस तरीके से अयोग्य की तरह बैठे हुए हैं, जो तुम्हारे योग्य है उस काम को करो। ये भूमि बहुत ही ज्यादा कठोर है, यानी यहाँ पे रहना, यहाँ पे सरवाइव करना, जीना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, उठो। इसको पढ़ के हमें यहाँ पे करुणा, एक दया भावना की यहाँ पे जो है एक प्रतीत सा होता है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा भाव हो जाएगा भैया, करुण रस यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कहता है, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रस है। फिर से हमसे रस की बात की जा रही है और वाक्य हमारे पास है भैया कौन सा, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सदित स्नेह जाय दो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस वाक्य को पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे जब हम इस वाक्य को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें प्रतीत हो रहा है भैया किसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, एक हास्य रस की, यानी एक यहाँ पे जो एक जोक सा यहाँ पे मतलब प्रतीत हो रहा है। देखिए क्या, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, ठीक है, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सदति जनेऊ जाए दो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस वाक्य को पढ़ेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा है, हास्य रस की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, रसों की यहाँ पे बात की जा रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा लोकोक्ति का आशय। देखिए यहाँ पे जो ये हमारे पास मुहावरे हैं, मुहावरे का अर्थ यहाँ पे अक्सर हमसे पूछा जाया करता है,
तो फिर से यहाँ पे हमारे एक मोहरा हमें दे रखा है, ठीक है, लोकोक्ति जिसे हम कहते हैं। पे यहाँ पे एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ठीक है। अब देखिए करेला ऑलरेडी कड़वा होता है और उस पर नीम फिर से कड़वा चढ़ जाए तो इसका मतलब क्या कह रहा है? पहला कह रहा है करेला अधिक कड़वा होता है, दूसरा कह रहा है करेले के समान व्यक्ति होना, तीसरा कम बुरा व्यक्ति होना, और चौथा हमसे कह रहा है बुरे से भी अधिक बुरा होना। देखिए पहले तो करेला है ही, पहले तो कड़वा, ऊपर से और कड़वा हो गया भाई, यानी बुरे के साथ और बुरा होना, यानी हम कह सकते हैं बुरे से भी अधिक बुरा होना, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए 19 क्वेश्चन में हमसे कहता है जिसके समान द्वितीय नहीं के लिए एक शब्द चुनिए, ठीक है। यहां पे क्या है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन लिया गया है, जिसके समान द्वितीय नहीं, एक ही है जो, ठीक है, जिसके समान द्वितीय नहीं है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं भैया? अद्वितीय हम उसे बोल देते हैं, ठीक है, अद्वितीय। देखिए यहां पे समझ के चलते हैं, यहां पे द्वितीय का मतलब क्या होता है? द्वितीय का मतलब दो से होता है, और अगर आगे से अ उपसर्ग लगा दिया जाए तो अद्वितीय हो जाता है। अद्वितीय मतलब जब तक द्वितीय था इसका मतलब था दो से, अब आगे से अ लग गया तो मतलब एक ही है, इसके जैसा दूसरा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भैया 19वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20वें की हम बात करके चलते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20वां आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20वें में कहता है कि बच्चे को पहल अन्न खिलाने के लिए एक शब्द चुनिए, ठीक है। यानी बच्चे का जब जन्म होता है तो 11वें दिन में उसका नामकरण होता है, और लगभग 6 महीने बाद परंपरा है कि उसको फर्स्ट टाइम जो है अन्न खिलाया जाता है, भोजन का दाना खिलाया जाता है, रोटी या फिर हम कह सकते हैं चावल खिलाया जाता है। उससे पहले 6 महीने से पूर्व ये सारी चीजें नहीं खिलाई जाती है, सिर्फ एक माँ का दूध वो पीता है। तो 6 महीने के बाद जब फर्स्ट टाइम उसे पहली बार जब भोजन खिलाया जाता है, भोजन का दाना चखाया जाता है, तो उस जो उपलक्ष्य है उसे हम क्या बोलते हैं? पहला है अन्नप्राशन, दूसरा है प्राशन, तीसरा है अन्न लाना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए तो उस परंपरा को हम कहते हैं क्या? अन्नप्राशन, ठीक है। तो अन्नप्राशन यानी 20वें का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नप्राशन, ठीक है। और कहीं कहीं से फिर अन्नप्राशन ही बोला जाता है, अपनी अपनी जो लोक भाषाएं हैं उनमें अलग अलग इनको यहाँ पे नामों से पुकारा जा सकता है, लेकिन जो उसका सही जो यहाँ पे शब्द होता है वो क्या होता है? अन्नप्राशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 21वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21वां हमसे कहता है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए अपने मरे बिना भैया स्वर्ग नहीं दिखता, बात सच्ची है बिल्कुल कि भैया जब तक हम मरेंगे नहीं, ठीक है, तब तक क्या होगा? हमें स्वर्ग की नहीं दिखाई देगा, पता नहीं चलेगा स्वर्ग कैसा होता है। तो इसका मतलब पूछ रहे भैया इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है क्या? स्वयं कार्य करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल मिल जाना। तीसरा है प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, और ऑप्शन नंबर डी है क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो भैया देखिए जब तक हम क्या होगा किसी भी कार्य को नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा वो कार्य कितना कठिन है, फिर कितना मुश्किल है। तो यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, ठीक है। तो जब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको सच्चाई जो है वो सामने नहीं आएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22वां कहता है जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, ठीक है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। ये वाक्य किस प्रकार का है? ठीक है, यानी एक सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर दोनों है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये वाक्य किस प्रकार का है, ठीक है। अब पता दें कि वाक्य जो होता है हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। तो लिख के चलता हूं, मैंने कहा पहला कौन सा होता है भैया? सरल वाक्य होता है, दूसरा हमारे पास संयुक्त होता है, और तीसरा हमारे पास होता है मिश्र वाक्य, ठीक है। अब देखिए समझ चलना, यहाँ पे हमारे पास सरल वाक्य क्या होता है भैया? सरल वाक्य जो साधारण सा वाक्य, जैसे मैंने कहा मैं जा रहा हूं, या फिर वो खाना खा रहा है, या फिर वो चला गया, जो एक ही वाक्य जहां पे वो सरल वाक्य होता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य जहां पे 2 सरल वाक्य जुड़े हुए हों, या फिर मैं यूं कहूं 2 सरल वाक्य जहां पे हो, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे मैंने कहा कि भैया मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा मैं जा रहा हूं और खाना खा रहा हूं। यहां पे देखिए मैं जा रहा हूं एक शब्द है, मैं खाना खा रहा हूं दूसरा शब्द है। तो यहां पे जब भी ऐसा होता है तो वहां पे संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। और मिश्र वाक्य क्या होता है भैया? मिश्र वाक्य क्या होता है? जिस तरीके से यहां पे हमें दिया हुआ है क्या, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट हो, यानी पहला वाक्य पढ़ के हमें समझ में
में आए कि वाक्य पूरा नहीं हुआ, इसमें कुछ और भी है अभी, तो वहां पे होता है मिश्र वाक्य। ठीक है, जैसे यहां पे हमारे पास एक वाक्य, जब तक वो घर पहुंचा, ठीक है, पूरा नहीं हुआ, जब तक वह घर पहुंचा। जब आप इतना ही पढ़े तो आपको लग रहा है कि इसके बाद हाँ कुछ और भी है अभी, तो तब उसके पिता जा चुके थे, अब ये वाक्य पूरा हुआ। जब भी आपको ऐसा लगे कि वाक्य पूरा नहीं हुआ तो वहां पे हमारे पास कौन सा वाक्य होता है, वहां पे हमारे पास मिश्र वाक्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका, यानी 22वें का जो बी है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23वां हमसे कहता है द्वार शब्द के प्रयुक्त ध्वनियों का वर्णों का विभाजन कीजिए। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा द्वार एक शब्द लिखा हुआ है, तो पूछ रहा भैया यहाँ पे जो द्वार जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद, सही वर्ण विच्छेद इसका कर दो, वर्ण विच्छेदन हमें इसका करना है। ठीक है, समझ के चलते भैया शब्द क्या है, देखिए द्वार। ठीक है, शब्द क्या हमारे पास द्वार, इस तरीके से। ठीक है, द्वार। अब देखिए समझ के चलना, यहां पे हमारे पास देखिए जो द्वार है, दो में वो का यहां पे उच्चारण हो रहा है, यानी देखिए एक चीज समझना, जो पदेन होता है यानी पद पे लगा हुआ है, देखिए अगर इसको सही से लिखो तो इस तरीके से लिखा, पहले दो लिखा है, दो में इस तरीके से वो लिखा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं द्व। ठीक है, तो यहां पे देखिए दो जो है वो आधा है और वो जो है वो पूरा है। ठीक है, ध्यान रखना, पदेन हमेशा पूरा होता है, यानी जो पद पे लगा होगा, पद का मतलब पैर से है, जो पदेन होगा वो हमेशा पूरा होगा। तो अगर मैं इसका वर्ण विच्छेदन में अगर करूं द्व का, तो भैया मैं इसे लिखूंगा क्या, पहले मैं दो लिखूंगा, दो में हलंत लगाऊंगा, फिर वो लिखूंगा, वो में हलंत लगाऊंगा, फिर मैं ओ लिखूंगा, यानी जो वो है वो तो पूरा है लेकिन जो दो है वो आधा है। ठीक है, तो यहां पे द्वार का अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिए द्वार में क्या हो जाएगा, पहले क्या होगा, दो होगा आधा, फिर इसमें वो होगा आधा, फिर इसमें ओ होगा, फिर इसमें ओ नहीं होगा, आ होगा क्योंकि द्वा है ये, आ की मात्रा है इसमें, फिर इसमें रो होगा हलंत, फिर इसमें ओ होगा। तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझना है, यहाँ पे जो हमारे पास 23वें में जो ऑप्शन है, ठीक है, 23वें नंबर पे जो ऑप्शन है उसमें जो हमारे पास दो है, दो और वो को एक साथ मिला के इसने लिखा हुआ है, तो इस तरीके से ये जो हमारे पास हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा। अब ये हमारे पास बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी वर्ण विच्छेदन की मैं बात करूं तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 23वें का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है भैया 24वां कि निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य हमें दे रखे, तो कह रहा भैया इसमें से सही वाक्य बता दो कौन सा। पहला है देखिए सीता की चरित्र अच्छी है। ठीक है, सीता की देखिए जो चरित्र जो शब्द है वो हमारे पास क्या, देखिए सीता हमारे पास स्त्रीलिंग है। ठीक है, सीता हमारे पास स्त्रीलिंग और चरित्र जो हमारे पास है वो पुल्लिंग शब्द है, और जबकि जो हमारे पास अच्छी शब्द है वो फिर स्त्रीलिंग है। तो ये तो गलत हो जाएगा भैया, एक जैसा होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद हम बात करके चलते, देखिए सीता को चरित्र अच्छा है तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर हमारे पास सीता का अच्छा चरित्र है, देखिए, और डी हमारे पास सीता का चरित्र अच्छा है। ठीक है, तो वाक्यों के क्रम के हिसाब से हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सीता का चरित्र अच्छा है। ठीक है, सीता का चरित्र अच्छा है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वें की तरफ। 25वां क्वेश्चन हमसे कहता है भैया क्या, निम्न में से सही वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, फल बच्चे को काटकर खिलाओ। ठीक है, दूसरा बच्चे को काटकर फल खिलाओ, और तीसरा हमारे पास है बच्चे को फल काटकर खिलाओ, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रम के हिसाब से, शब्दों के क्रम के हिसाब से, ग्रामर के क्रम के हिसाब से आपको बताने की भैया निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे बच्चे को फल काटकर खिलाओ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 26वें की तरफ। कहता है कि लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने के में पूंजी लगाने के लिए एक शब्द है। ठीक है, जब भी हम लाभ के लिए यानी प्रॉफिट के लिए हम जो पैसा अपना लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कह रहा, तो भैया उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं क्या, निवेश बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट हम उसे बोलते हैं, हम सभी जानते हैं इस चीज को। ठीक है, अच्छा अगला है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सांप्रदायिकता की देश की डैश देश में डैश हुई थी। ठीक है, तो कह रहा है कि जो हमारे पास रिक्त स्थान है इनको भरना है सही क्रम के हिसाब से। ठीक है, तो हमारे पास देखिए जो सही क्रम इसका, देखिए यहाँ पे जो है सांप्रदायिकता की जो आग है वो देश में पनपी हुई थी। ठीक है, होली यहाँ पे हो नहीं सकता, और आग लगी हुई थी नहीं होता, आग लगी हुई नहीं होती है क्योंकि सांप्रदायिकता की आग है। ठीक है ना, असली की अगर आग होती तो लगी हम कहते हैं, लेकिन जो सांप्रदायिकता की आग है वहां पे क्या होता है, पनपी हुई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के लिए 28वें क्वेश्चन के लिए कुछ निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं कि कह रहा प्रश्न संख्या 28 में से 30वें निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेदों के पहले और अंतिम वाक्यों क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। यानी यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं और हमें बताना है भैया इनका क्रम क्या होगा। ठीक है, वाक्यों का क्रम हमें बताना है कि भैया वाक्यों का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो इनके बीच वाक्यों को 4 भागों में बांटकर यो रो लो वो तरीके से यहाँ पे जो दिया हुआ है 4-5 वाक्य में दे रखे और इनको सही क्रम में लिखना है। ठीक है, देखिए पहला हमारे पास 28वें का पहला कि सांस्कृतिक वैविध्य के बारे में सोचना होगा। फिर यो है हमारे पास। ठीक है, जो हमारे पास मेन जो वाक्य वो क्या है, सांस्कृतिक वैविध्य के बारे में सोचना होगा। इसको हमें क्या करना है भैया, इसके ये हमें एक समरी टाइप की दे रखी है और नीचे कुछ वाक्य हमें दे रखे हैं। पहला दे रखा भैया, इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है, सांस्कृतिक के अंत में अनेक समानताएं हैं। और अगला लॉ है हमारे पास, यही विविधता में एकता है। और जो हमारे पास 28वें का वो ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है कहता है यह हमें अलग अलग नहीं बनाता। ठीक है, तो 28वें का जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, यो वो रो लो। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं इसको, तो इस तरीके से जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले के समय में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाया करते थे, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत रेयर पूछे जाते हैं, यानी ना के बराबर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाया करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है भैया कि जीवन में व्यक्ति को सच्चा सुख तब मिलता है जब अपना जो सर्वस्व है दूसरों के लिए लुटा दे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास वाक्य दे रखे योर ऑल ऑफ, फिर से इनका क्रम आपको बता देता हूँ, सीधा आंसर की मैं बात करता हूँ। जो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वो यो रो लो। ठीक है, क्या क्रम है, क्या वाक्य बन रहे हैं आप बना के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, आज हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में, फिर से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30वां। इसका फिर से मैं आपको सही आंसर बता देता हूं भैया। इसका जो सही आंसर हमारे पास है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाती है या फिर जो चीजें पैटर्न बदल चुका है तो उन चीजों के बारे में चर्चा करना यहाँ पे व्यर्थ रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट जो चीजें उनकी चर्चा में यहाँ पे करके चलने वाले हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए दो चीजें होती है। देखिए एक तो हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है, चीजों को समझना जरूरी होता है। दूसरा उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो क्या, कि भाई क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि क्या नहीं पढ़ना है, फिर क्या छोड़ना है। ठीक है, सब नहीं पढ़ना है, देखिए सब नहीं पढ़ना होता है, एग्जाम क्लियर करने के लिए सब नहीं पढ़ना होता है। क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये जिसे समझ में आ गया भैया उसके लिए फिर काफी ज्यादा इजी हो जाता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता के चल रहा हूं कि भैया जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस चीज को मैं यहाँ पे स्किप करके चल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है भैया कल्पेश्वर एक गुफा है, ये कहाँ है। ठीक है, तो कल्पेश्वर आप सभी जानते होंगे भैया, जो कल्पेश्वर गुफा है वो कहाँ है, हमारे पिथौरागढ़ जिले में, यानी कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले में हमारे पास कल्पेश्वर गुफा है। ठीक है, तो कल्पेश्वर गुफा कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है भैया आपकी स्क्रीन के सामने कि भैया उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है, एक मंदिर है हमारे उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर, ये मंदिर कहाँ स्थित है पूछ रहा है। तो भैया 32 का आपको पता होगा, जो अर्जुनेश्वर जो मंदिर है हमारे पास वो कहां है। अर्जुनेश्वर मंदिर की मैं बात करूं, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ये भी स्थित है। ठीक है, कहां है, ये भी हमारे पास उत्तराखंड के यानी कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले में ही अर्जुनेश्वर मंदिर भी है, साथ ही साथ कल्पेश्वर गुफा भी हमारे पास पिथौरागढ़ में ही स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है भैया 33वां क्वेश्चन कि उत्तराखंड में आसान बैराज, ठीक है, आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य कहां है। ठीक है, एक पक्षी अभ्यारण्य है आसान, ठीक है, आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य। तो इस अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य जो है ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश पड़ता है ऊपर से इस तरीके से और नीचे से हम जानते हैं हमारे पास उत्तराखंड है। तो यहाँ पे जो बॉर्डर है यहाँ पे हमारे पास आसन बैराज स्थित है, ये वाला अभ्यारण्य। ठीक है, कहाँ के, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे ये स्थित है। ठीक है, तो यह गंगोली हार नामक गांव में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो सॉरी ये क्या है भैया, कहाँ पड़ता है, कहाँ मैंने दून घाटी में ये स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है ये, दून घाटी में स्थित है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में ये स्थित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
इसका सही आंसर हो जाएगा भैया। देखिए अब यहाँ पे ये तो जगह की नाम पूछ रहे, देखिए किन दो यहाँ पे राज्यों के बीच स्थित होता तो हम कह देते भैया यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच स्थित है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि आसन बैराज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो जिले की बात करें तो हम बता देंगे भैया कौन से जिले में है, देहरादून जिले में है, यानी दून घाटी में ये स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया 34वां, निम्नलिखित में हतालिका मेला कहाँ आयोजित होता है। ठीक है, हतालिका मेला की मैं बात करूं तो ये भी पिथौरागढ़ में ही क्या होता है, आयोजित किया जाता है हतालिका मेला। ठीक है, एक जगह पड़ती है गंगोलीहार नाम की पिथौरागढ़ में, तो वहां पे क्या होता है, इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक हतालिका देवी का एक मंदिर भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35वां हमसे कहता है भैया बंदरपूंछ जो ग्लेशियर है बंदरपूंछ वो कहाँ स्थित है। ठीक है, जो बंदरपूंछ ग्लेशियर हम सभी जानते हैं भैया ये उत्तरकाशी में स्थित है, और जो बंदरपूंछ है वो कहाँ है, उत्तरकाशी में, यानी गढ़वाल क्षेत्र के उत्तरकाशी जिले में ये स्थित है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन के समीप स्थित है। ठीक है, तो लैंसडाउन के समीप हम जानते हैं पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। कौन सा मंदिर आप सभी जानते हैं भैया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए, ये टपकेश्वर मंदिर है, टपकेश्वर मंदिर हम जानते हैं देहरादून में स्थित है, और यहाँ पे तारकेश्वर मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर, और चौथा 11 उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास तारकेश्वर जो मंदिर है ये हमारे पास कहाँ स्थित है, लैंसडाउन यानी पौड़ी में स्थित है। कौन सा, तारकेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक दर्शनीय स्थल भी वहां का रहता है, तो तारकेश्वर मंदिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37वां हमसे कहता है भारत में किसको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि भैया भारत में किसको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, तो भैया हम सभी जानते हैं भैया जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या जाना जाता है भैया, यहाँ पे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही हम जानते हैं भैया यहाँ पे क्या, जन गण मन यानी हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो भी इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो यही इसके रचयिता थे, कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 38 में कि सूची मिलान यहाँ पे करना है। ठीक है भैया, यहाँ पे कुछ उपनाम दे रखे हैं और यहाँ पे व्यक्ति दे रखे हैं। ठीक है, लोकनायक किसे कहते हैं, नेताजी किसे कहते हैं, लिटिल मास्टर किसे कहते हैं, देशबंधु किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं भैया जो लोकनायक है वो हम किसे कहते हैं, लोकनायक हम कहते हैं किसे, और नेताजी हम किसे कहते हैं ये भी आप जानते होंगे, आपने मैच भी कर लिया होगा। लिटिल मास्टर हम सभी जानते हैं भैया, और देशबंधु किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समझ चलता है। देखिए जो हमारे पास पहला लोकनायक है वो हम कहते हैं भैया जयप्रकाश नारायण को, यानी तीसरे वाले में जयप्रकाश नारायण को। नेताजी हम सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। लिटिल मास्टर हम सभी जानते हैं सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। देशबंधु हम सभी जानते हैं किसको कहते हैं, चित्तरंजन दास को कहते हैं। ठीक है, यानी पहले का 3 हो जाएगा, दूसरे का 1 हो जाएगा, तीसरे का 4 हो जाएगा, तो 3 1 4 2 जहां पे दिख रहा होगा 3 1 4 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कहता है क्वेश्चन नंबर 39, भारत की प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन थी। देखिए हमारे जब तक अभी भारत हमारा आज़ाद हो रखा है 15 अगस्त 1947 से लेके, तो अभी तक जो हमारे पास जो राष्ट्रपति जो बने थे वो हमारे पास जो है मेल ही बने हुए थे, आदमी ही बने हुए थे। लेकिन जो हमारे पास पहली जो हमारे पास राष्ट्रपति बनी हुई थी भारत की महिला राष्ट्रपति, वो कौन थी भैया, वो हम सभी जानते कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39। अब बढ़ते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा या फिर केंद्र शासित प्रदेश है। तो बताने यहाँ पे हमें 3-4 जगह के नाम देकर पूछ रहे कौन सा इसमें से यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और कौन सा इसमें से केंद्र शासित प्रदेश है, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला चंडीगढ़ है, दूसरा दिल्ली और लक्षद्वीप है, और चौथा कह रहा है ये सभी। हाँ बिल्कुल, ये सभी क्या हमारे पास यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है, ये सभी हमारे पास क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खेल उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है। ठीक है, तो भैया उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल हम सभी जानते हैं कौन सा भैया, फुटबॉल हमारे क्या है, उत्तराखंड का राज्य खेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया सही सुमेलियन का चयन कीजिए। बताना है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित है, यानी कौन सा मिला हुआ है। ठीक है, सही कौन सा है। ठीक है, तो पहला कह रहा है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष जो बुरास है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष, बिल्कुल सही बात है, अशोकी उत्तर प्रदेश को। तीसरा हमसे कहता है हिमालय राज्य का जो हिमाचल का राज्य वृक्ष देवदार है, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त तो सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी सही हैं।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन हमसे कहता है भैया उत्तराखंड में सबसे बड़ा कागज उद्योग कहां स्थित है? तो हम सभी जानते हैं भैया यहाँ पे लाल कुआं में क्या है, बहुत बड़ा कागज उद्योग है, ठीक है, उद्योग है। और इस उद्योग की मैं बात करूं तो ये जो हमारे पास प्रिंटिंग जो मिल है यहाँ पे 1984 में इसको यहाँ पे स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1984 में, लाल कुआं में है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास सबसे बड़ा कागज उद्योग लाल कुआं में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44वां क्वेश्चन हमसे कहता है उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहां स्थित है? ठीक है, हम सभी जानते हैं भैया मौर्य वंशीय जो अशोक था चंद्रगुप्त का बेटा, उसका क्या है एक जो हमारे पास क्या है यहाँ पे जो उसका एक हमारे पास शिलालेख है वो कहाँ है? देहरादून के कालसी में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है उसका जो देहरादून के कालसी नामक जगह में उसका क्या एक हमें अभिलेख मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो कालसी अभिलेख के नाम से भी उसको जाना जाता है। अगला है भैया होलदार, माया सरोवर, चांद और औरतों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक कौन है? कुछ उपन्यास यहाँ पे दे रखे हैं तो पूछ रहा भैया इनके लेखक कौन है, ठीक है। तो इनके लेखक भैया शैलेश मठियानी जी हैं, सभी जानते हैं। होलदार, माया सरोवर, चांद और औरतों का शहर, ये जैसे उपन्यास जो है इनके जो यहाँ पे रचयिता हैं या फिर रचनाकार हैं वो लेखक कौन है भैया? शैलेश मठियानी है, ठीक है। अगला पूछता है भैया रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? कुछ यहाँ पे सम दे रखे हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। तो भैया हम सभी जानते हैं जो हमारे पास रॉलेट एक्ट है वो 1919 में आया हुआ था, ठीक है, भारत में 1919 में आया हुआ था। और इसी को यहाँ पे काला कानून भी कहा गया, ठीक है। और इसी को कहा गया कि बिना वकील, बिना दलील, ठीक है, बिना अपील का कानून भी इसे कहा गया और अंधा कानून भी इसे कहा गया। और इसके तहत क्या होता था कि किसी भी भारतीयों को पकड़ के बिना जुर्म के, बिना क्राइम के उन्हें एक लंबे समय के लिए या फिर मनमानी अवधि के लिए क्या कर दिया जाया करता था? जेल में डाल दिया जाया करता था, ठीक है। इसीलिए इस कानून को कहा गया कि ये बिना अपील के, बिना वकील के, बिना दलील वाला ये कानून था। यानी इसमें कुछ भी प्रोसेस नहीं होती थी, जिसको मनचाहा अंग्रेजों ने पकड़ा, जेल में डाल दिया और कोई भी अवधि उसकी यहाँ पे नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 46 का जो हमारे पास रॉलेट एक्ट आया था वो 1919 में आया था। अब अगला क्वेश्चन है भैया 47वां, क्या था? सत्य शोधक समाज से संबंधित है। अब सत्य शोधक जो समाज से संबंधित कौन है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो भैया यहाँ पे जो सत्य शोधक समाज है ये से संबंधित है? ज्योतिबा फुले से, यानी ऑप्शन नंबर डी सॉरी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था भैया? निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम में नहीं बहती है? ठीक है, पूर्व ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम में नहीं बहती है पूछ रहा है, ठीक है। पहला है ताप्ती, दूसरा कृष्णा, तीसरा यहाँ पे पहला ताप्ती, दूसरा नर्मदा, तीसरा कृष्णा और चौथा माही, ठीक है। तो हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है हमारे पास? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृष्णा, ठीक है। तो कृष्णा नदी है ये कहां से? पूर्व से पश्चिम की तरफ नहीं बहती है, ठीक है। इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम यहाँ पे महाबलेश्वर से होता है इसका उद्गम, ठीक है। और ये पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। ये कहां की ओर बहती है? पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 49वां क्वेश्चन क्या था? प्रतिवर्ष रॉयल एथिमा शिष्टाचार आयोजन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, हर वर्ष एक यहाँ पे आयोजन किया जाता है किसका? रॉयल एथिमा शिष्टाचार, और एक किससे संबंधित है पूछ रहा। पहला कहता है जैन धर्म से, दूसरा बौद्ध धर्म से, पारसी से या फिर सिखों से यहाँ पे संबंधित है। तो पूछ रहा भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? रॉयल एथिमा शिष्टाचार, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का, ग्रीन पार्टनर को सुरक्षित रखना नामक प्रोग्राम जिसका उद्देश्य समुद्री कछुओं से संरक्षित करना है किस प्रदेश में आयोजित हुआ? देखिए उस समय का करंट अफेयर रहा होगा 2014 का, तो यहाँ पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे ये नहीं रह जाता, इसकी कोई भी आज के टाइम पे वैल्यू नहीं है। हम जानते हैं करंट अफेयर का जो यहाँ पे रोल रहता है लगभग 1 से 2 साल के बीच में, यहाँ पे 1.5 साल, ज़्यादा 1.5 साल, ठीक है। 6 महीने से 1 से 1.5 साल के बीच में यहाँ पे करंट अफेयर पूछा जाता है, और फिर 2 साल 3 साल बाद तो फिर चीज़ें एक्सपायर ही हो जाती है, फिर उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता अगर वो स्टैटिक नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर वो स्टैटिक है, जैसे एक समय में मैंने बताया कि आपको हमारे भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी, तो भैया ये स्टैटिक है, ये हमारे पास क्या है? ये फैक्चुअल चीज़, ये हमेशा रहेगी, ठीक है। इसको हम 100 साल बाद भी पढ़ेंगे, हम कहेंगे कि वही थी, और हम इसे 200 साल बाद पढ़ेंगे वही था, ठीक है। ये करंट अफेयर उस समय रहा होगा, लेकिन आज के डेट पे भी हमेशा इंपॉर्टेंट ये चीज रहने वाला है, ठीक है।
तो ये था हमारा टेस्ट सीरीज का पार्ट 1, जिसमें हमने देखा 7 दिसंबर 2014 का जो वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर था, किस तरीके से उस समय क्वेश्चन का पैटर्न था, किस तरीके से उसका नेचर था यहाँ पे, और 50 क्वेश्चन हम इसमें कवर कर चुके हैं। और अगले जो इसका पार्ट आएगा पार्ट 2, उसमें हम देखेंगे भाई यहाँ पे जो पार्ट 2 में बात करके चलेंगे, जो अगले 50 क्वेश्चन है उनके हम यहाँ पे चर्चा करके चलेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक फिर से इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।